Hello students, this is Deepika in front of you, welcoming you all at an amazing online learning platform that is School Education of Adda। तो आप लोगों को टेबल देख के समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। कल मैंने आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया था। जो हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कल मैंने आपको जो क्लास एंड करी थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या रीजन है कि जब स्कूबा डाइवर्स ओशन में नीचे की तरफ जाते हैं तो उनसे बोलता है कि आप ओशन में नीचे की तरफ तो तेजी से जा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको धीरे धीरे आना है। ऐसा क्या रीजन है कि उन्हें ऐसी एडवाइस दी जाती है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग हेनरी जो साइंटिस्ट है उनकी एप्लीकेशन का यूज करेंगे कि जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है वो नीचे वाली लेयर्स में क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि नीचे ओशन में जो लोअर सरफेस है वहां प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो पाती हैं। और फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को काफी ज्यादा प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया जाता है, और जैसे ही उनके कैप को रिलीज किया जाता है इसमें से हमें एक गैस देखने को मिलती है। ये गैस आप देख पा रहे हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस काफी ज्यादा प्रेशर में बॉटल्स में भरी जाती है ताकि आपको चिलिंग इफेक्ट देखने को मिल पाए। ठीक है। सेकंड जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की, वो थी कि जब स्कूबा डाइवर्स, ये देखिए, जैसे जब स्कूबा डाइवर्स नीचे ओशन सरफेस में जाते हैं तो उनकी पीठ पर एक सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही नीचे जाते हैं ओशन सरफेस में, जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन गैस है ये इन स्कूबा डाइवर्स की कैपिलरीज में डिसॉल्व हो जाती है, कैपिलरीज में डिसॉल्व हो जाती है। अभी तक तो कहानी सही चल रही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैपिलरीज में डिसॉल्व हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा हम जब सांस अंदर लेते हैं तो काफी सारी गैसेस अंदर जाती हैं, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें केवल कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? उसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है ये स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में भरा जाता है। जैसे ही ये नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ नाइट्रोजन स्कूबा डाइवर्स की कैपिलरीज में एंटर कर जाती है। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही गैस को प्रेशर कम मिला और गैस बाहर जाने की कोशिश करेगी, इसलिए अगर ये स्कूबा डाइवर्स तेजी से ऊपर की ओर चले जाते हैं, तेजी से ऊपर की ओर जाएंगे तो जो नाइट्रोजन गैस है जो अभी काफी ज्यादा प्रेशर की वजह से ब्लड में डिसॉल्व हुई थी वो एकदम से बाहर आने की कोशिश करेगी, और कैपिलरीज में बबल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ओशन सरफेस में नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको धीरे धीरे ऊपर आना है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाती हूँ। ये एक रूम फ्रेशनर है, इसमें काफी सारी गैसेस प्रेशर के साथ अंदर भरी हुई हैं। जैसे ही मैं प्रेशर रिलीज करूंगी गैसेस का, गैस बाहर आने की कोशिश करेगी, और क्या होगा ये हम देख लेते हैं। देखिए इसमें ये एक रूम फ्रेशनर है, इसमें काफ़ी सारी गैसेस जो खुशबूदार गैसेस होती हैं वो इस रूम फ्रेशनर के जो कंटेनर है इसमें काफ़ी सारे प्रेशर के साथ मैंने डिसॉल्व कर रखी हैं। जैसे ही मैं इन गैसेस को इस कॉटन में स्प्रे करती हूँ, जो कॉटन के पोर्स हैं, जो छेद होते हैं कॉटन के, उसमें ये गैसेस जाके छुप जाएंगी। अभी देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट करके। ये सारी गैसेस अभी हाई प्रेशर में थी, मैंने प्रेशर रिलीज किया और ये कॉटन जो है इसके अंदर काफी सारी गैसेस जा चुकी हैं। जैसे ही मैं इसे ग्लास में डिप करूंगी, ये देखिए बबल्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बबल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो गैसेस हैं
वो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया। अब इमेजिन करिए, जब स्कूबा डाइवर्स ओशन में नीचे गए थे, नाइट्रोजन गैस ऐसे ही कैपिलरीज में एंटर कर गई थी, लेकिन जैसे ही ये स्पीड से ऊपर जाएंगे कैपिलरीज में, नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और इसी तरीके से जो बबल्स हैं जो मैंने अभी दिखा है वो इनकी कैपिलरीज में जमा हो जाएंगे और इनकी कैपिलरीज ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो जा तो काफ़ी तेज़ी से सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर उन्हें धीरे धीरे जाना पड़ेगा ताकि प्रेशर को वो बैलेंस करते हुए जाएं। और नाइट्रोजन जो है, जो हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो चुकी है, नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व क्यों हुई थी? क्योंकि प्रेशर नीचे जाने पर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा ओशियन का वाटर जो है वो ऊपर की साइड रह जाता है और नीचे के सरफेस में, ओशन में नीचे के सरफेस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। उस वजह से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है जो सिलेंडर में थी, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही ज़्यादा गैसेस डिजॉल्व होती हैं कैपिलरीज में। और अगर आप प्रेशर को हटा दोगे, प्रेशर को कम करोगे, तो नाइट्रोजन के बबल्स कैपिलरीज में बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए स्कूबा डाइवर्स को बोला जाता है कि अगर आपको जो बैंड नाम की एक बीमारी होती है, बैंड्स नाम की एक जो डिसीज होती है, उससे बचना है तो आपको धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाना है ओशन में, ताकि बबल फॉर्मेशन ना हो पाए। क्योंकि अगर बबल फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि प्रेशर जैसे ही कम होगा नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर वाला एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। हेनरी लॉ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हेनरी लॉ की एक और एप्लीकेशन वो थी हमारी, जब हम अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ये देखिए यहाँ पर, ये है हमारी अर्थ। अर्थ जो होती है उसकी एक ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी की वजह से काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स और हमारी जो गैसेस है, ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस के काफी क्लोज होती हैं। जैसे CO2, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स, ये सारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के काफी करीब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन माउंटेन का एल्टीट्यूड तो काफी ज्यादा होता है, माउंटेन की हाइट काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे माउंटेन की हाइट काफी ज्यादा होती है, जैसे जैसे माउंटेनियर्स क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, माउंटेन पर जाने के बाद ग्रेविटी कम हो जाती है, उस वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ग्रेविटी ही नहीं है तो यहाँ पर पार्टिकल्स भी नहीं बचेंगे। पार्टिकल्स कहाँ थे? अर्थ सरफेस पर। इसलिए और प्रेशर लगाने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल की जरूरत होती ही है, तो प्रेशर के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल चाहिए, और ग्रेविटी की वजह से ये सारे पार्टिकल्स हैं अर्थ सरफेस पर। इसलिए अर्थ सरफेस पर प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमें अच्छे से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी और हीमोग्लोबिन के थ्रू वो सारी सेल्स में जो है ट्रांसफर होती है। लेकिन माउंटेनियर्स जो हैं, अगर माउंटेन पे जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर भी कम, ऑक्सीजन अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाएगी इनके ब्लड में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से इन्हें एनॉक्सिया नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और प्रेशर कम होता है, लेकिन बॉडी में तो अभी भी हाई प्रेशर है। बॉडी का प्रेशर तो वैसे ही का वैसा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, और एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल को बैलेंस करने के लिए काफ़ी बार नाक से खून भी बहने लगता है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग भी सिलेंडर्स को ले जा रहे होते हैं। तो हेनरी लॉ की आज हमने 3 एप्लीकेशंस को देखा। पहली एप्लीकेशन क्या थी? जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, मैंने आपको बताया था CO2 इसमें काफ़ी हाई प्रेशर में डिजॉल्व की हुई होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि गैसेस का लिक्विड में डिजॉल्व होना क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक का कम रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस लिक्विफाई हो सके और हमें जो है चिलिंग इफेक्ट देखने को मिले। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको किसका बताया? जो हमारा रूम फ्रेशनर होता है, उसमें काफ़ी सारी गैसेस कंप्रेस्ड फॉर्म में काफ़ी प्रेशर के साथ इसमें भरी हुई होती हैं। और हेनरी क्या बोलते हैं? जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा? गैसेस डिजॉल्व हो पाएंगी। जैसे ही मैंने प्रेशर रिलीज किया
सारे के सारी गैस बाहर निकलने की कोशिश में, अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए स्कूबा डाइवर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको स्पीड स्लो करनी है, वरना जो बबल्स इस ग्लास में बने थे वो बबल्स हमारे ब्लड में बनना स्टार्ट हो सकते हैं, और फिर उससे हमारी कैपिलरीज ब्लॉक होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस थी। अब हम आगे देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया था। ये देखिए मेरे पास 3 ग्लास हैं वाटर के। अब मैं मान लेती हूँ तीनों ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, आपको दिख रहा होगा तीनों ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने लिया है। इन तीनों ग्लासेस में मैं कितने टेबल स्पून नमक को डिसॉल्व कर सकती हूँ? मान लीजिए कि एक ग्लास 3 चम्मच नमक को डिसॉल्व कर सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। NaCl को अगर मुझे इसमें डिसॉल्व करना है तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए। NaCl में भी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वाटर में भी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इस यही रीजन है कि जो सोडियम क्लोराइड है या जो नमक है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। देखिए मैंने आपको बताया इन तीनों ग्लासेस में जो पानी है उसकी कैपेसिटी है कि वो 3 टेबल स्पून नमक खुद में डिसॉल्व कर सकता है। फर्स्ट ग्लास में मैं 1 चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच नमक, मैंने क्या बोला? 3 चम्मच नमक घुल सकता था इस ग्लास में, लेकिन मैंने केवल 1 चम्मच नमक को डिसॉल्व किया, तो बोलूंगी ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो थी 3 चम्मच नमक डिसॉल्व करने की, लेकिन मैंने ऐसे इसकी कैपेसिटी से कम नमक दिया है, वो था 1 चम्मच, इसलिए बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये कौन सा था? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ग्लास में मैं 3 चम्मच नमक को ही डिसॉल्व कर रही हूँ, और इसकी कैपेसिटी भी कितनी थी? 3 चम्मच नमक को डिसॉल्व करने की। अब ये सॉल्यूशन जो तैयार होगा इसको बोलूंगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जितनी नमक की इसको जरूरत थी उतना नमक मैंने इसे दे दिया। थर्ड क्लास में भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया था, इसको मैं 5 टेबल स्पून नमक डिसॉल्व करवाना चाहती हूँ, 5 टेबल स्पून नमक। अब आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटी क्या थी? 3 चम्मच नमक को घोलने की, लेकिन मैंने इसमें डाल दिए 5 टेबल स्पून सॉल्ट। अब बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये है सुपर सैचुरेटेड, जरूरत से ज्यादा इसमें नमक घोल दिया गया है, इसलिए बोलेंगे इसको ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट ग्लास था जिसमें हमने केवल 1 चम्मच नमक को घोला था, उसमें पूरा का पूरा NaCl डिसॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा NaCl डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉल्यूशन। सॉल्यूट अगर अच्छी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैपेसिटी से ज्यादा मैंने अगर नमक दिया, और टेबल स्पून नमक अगर मैं दूंगी, तो ये नमक घुलने की बजाय, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट या फिर वाटर की कैपेसिटी जवाब दे गई है, वाटर की कैपेसिटी खत्म हो गई है और ज्यादा नमक वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, इसलिए जो नमक है घुलने की बजाय नीचे ग्लास की लेयर्स में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे बोलेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब सॉल्यूट जरूरत से ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे जमना स्टार्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए डेंसिटी के बारे में तो आप सबने देखा होगा कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कम से कम जगह में कितना ज्यादा मास आपने इकट्ठा किया है, कम से कम जगह में कितना ज्यादा पार्टिकल्स आपने ऐड किए हैं। जैसे इस ग्लास में देखिए, ये जो ग्लास है इसमें मैंने केवल 1 टेबल स्पून नमक को डिसॉल्व किया था, तो इसकी डेंसिटी कंपैरिजन कम है, इसलिए ये जो नील है ये आसानी से नीचे तक पेनिट्रेट कर जाएगा, और इसका कलर भी आपको कुछ टाइम बाद चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इसमें मैंने उतने ही पानी को ज्यादा से ज्यादा नमक दे दिया, इसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है कम डेंसिटी वाला उसके ऊपर फ्लोट करता है, इसलिए ये आप देख सकते हैं ज्यादा डेंसिटी वाला जो नमक का पानी है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें
अंदर तक जो हमारा नील है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा थी और इस वाले जो ग्लास है इसमें जो पानी है उसकी डेंसिटी कम थी। तो ज्यादा डेंसिटी जिसकी होती है उसके ऊपर कम डेंसिटी वाला फ्लोट करता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। और अगर आप लेमन्स को भी टेस्ट करना चाहें, तो हमारे पास नींबू है, इस ग्लास की डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो नींबू है या जो हमारा लेमन है वो फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ग्लास था उसमें हमारा नींबू काफी हद तक डूब चुका है, काफी हद तक डूब चुका है। ठीक है, तो ये डेंसिटी वाला एक्सपेरिमेंट था। बाकी हमने आज हेनरी लॉ के बारे में देख लिया है। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेपर प्रेशर के बारे में। कल हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो स्टीम है उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी होती है। और उसके बाद हम देखेंगे टरबाइंस में स्टीम का कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वेपर्स का कैसे यूज होता है। तो आज के लिए आपके एक्सपेरिमेंट्स थे। कोल्ड ड्रिंक जरूर गर्म हो चुकी है तो अभी पीने को तो मैं आपको ऑफर कर नहीं सकती, पर नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब जरूर। तो अभी आई होप आप सभी को एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। और इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कल फिर से मिलेंगे हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।